देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी में। दोस्तों, ग्रीन टीवी आयुर्वेद लिमिटेड के सहयोग से पिछले 1 साल से ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका मेन जो मकसद है वो ये है कि हम देश के पशुपालकों की समस्या का समाधान कर सकें। और इसी कड़ी में आज हमने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के टिटोटा गाँव में एक पशुपालकों की चौपाल लगाई है, जिसका मेन मकसद है कि हम यहाँ जो मौजूद हैं पशुपालक उनको बता सकें कि डेयरी व्यवसाय में किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है और साथ में कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका ये लाभ उठा सकते हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में जो जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं वो है आयुर्वेद लिमिटेड के से जो है वो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर तन्मय सिंह जी। सर, आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में। इसी के साथ पशुपालन विभाग बुलंदशहर से पशुपालन जो ऑफिसर हैं वो हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ यादव जी। सर, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में। इसी के साथ हमारे साथ हैं महावीर शर्मा जी, जो कि इस गांव से हैं और इस गांव के जो सभी लोग हैं जिनके सहयोग से, जिनकी मदद से हम आज यहाँ पे जो ये चौपाल लगा रहे हैं। मैं सर आप सबका स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में और धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे चौपाल लगाने का। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए इस चौपाल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं डॉक्टर तन्मय सिंह जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वो यहाँ मौजूद सभी पशुपालकों को बताएँ कि किस तरीके से और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। पशुपालन जो व्यवसाय है या जो पशुपालक हैं उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो आप इसके बारे में बताएं प्लीज़। नमस्कार सभी किसान भाइयों का मेरा। आज ग्रीन टीवी और आयुर्वेद के सौभाग्य से आज यहाँ पे पशु चौपाल रखी गई है और जिसका उद्देश्य है कि हम किसान भाई सब डेयरी फार्मिंग तो करते हैं, बट कुछ एक चीज़ें होती हैं कि जिनको अगर हम अपना लें तो हम वो डेयरी फार्मिंग को हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि जैसे बोलते हैं ना कि पशु से ही पशुधन मिलता है, तो पशु से हम कैसे लें वो डिपेंड करता है कि कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर हम याद रखें, अगर दिमाग में रखें तो हम पशु से पशुधन ले सकते हैं। सभी के पास यहाँ पे जानवर होंगे, सब के रखते होंगे। तो क्या होता है, जब भी हम डेयरी फार्मिंग करते हैं तो हमेशा 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला होता है अच्छी नस्ल का चुनाव करना, उसके बाद होता है कि डीवर्मिंग और टीकाकरण, उसके बाद होता है न्यूट्रिशन, पशु को क्या दें, और लास्ट होता है प्रिवेंशन। तो अगर हम पहली बात स्टार्ट करते हैं कि अच्छी नस्ल का चुनाव करना। अच्छी नस्ल का चुनाव करना क्यों ज़रूरी है कि एक नॉर्मल बात है, अगर हम पशु को लें या हम खुद देखते हैं कि अगर हम भी कहीं जाते हैं, अगर कोई शादी करने जाता है या कोई करने जाता है तो पहले देखते हैं कि हम किस खानदान में शादी कर रहे हैं, लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है। तो उसी हिसाब से जब हम पशु का चुनाव करने जाते हैं, जो हमारे गांव में ऑलरेडी ऐसे कुछ पशुपालक होते हैं जो डेयरी चला रहे होते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि हमको मिल्क डेयरी स्टार्ट करनी है, तो डेयरी स्टार्ट करने के लिए हमको किस पशु को रखना चाहिए कि हमको दूध मिल पाए और हम उसको एक पशुधन ले पाएँ। पहली बात हमने उससे पूछ लिया। उसके बाद डिपेंड करता है कि हम पशु को लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, फिर हम पता करते हैं कि उस पशु की माँ कौन थी, उसका कितना लीटर प्रोडक्शन था, किस नस्ल की है, तो वो सब चीज़ें। तो नस्ल चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप डेयरी व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं। चाहे पशुपालन से संबंधित कोई सा भी व्यवसाय स्टार्ट करना चाहे वो बकरी पालन हो, अपने पिगरी हो, चाहे आपका डेयरी फार्मिंग हो, जो भी आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, एनिमल फार्मिंग, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक अच्छी नस्ल का चुनाव करना। अगर आप देशी करना चाहते हैं, अगर देशी चाहते हैं तो साहिवाल, थारपारकर बहुत अच्छी ब्रीड्स हैं। अगर आप मिक्स क्रॉस करना चाहते हैं तो HF जर्सी वगैरह हैं, वो एक दोनों ऑप्शंस रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कवर होता है। उसके बाद अच्छी नस्ल को हम अपने यहाँ पे ले आए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन। डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है कि मतलब कुछ भी जानवर में जो भी बीमारी स्टार्ट होती है वो पेट से स्टार्ट होती है। जानवर का अगर पेट सही है तो आधी बीमारी तो उसकी अपने आप ही सही हो जाएगी।
अगर आप जानवर को लें या फिर एक अपन नॉर्मल हम अपनी बात करते हैं, हम अगर अपनी बात भी करते हैं, अगर कुछ समस्या होती है, हमारे पेट में कुछ समस्या हुई, भूख नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा, तो धीरे धीरे खाना छूटता है। खाना छूटता है तो खाना छूटने से क्या एक ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा खत्म हो गई, ऊर्जा खत्म हुई तो हमारी जो डेली की जो दिनचर्या होती है, कुछ भी काम वगैरह करना होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ऐसा ही सेम जानवर के साथ रहता है। और उसमें डीवर्मिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट रखती है कि क्या होता है कि जब हम जानवर को लाते हैं, जब अब नई बच्चियाँ होती है तो 6 महीने तक आपको हर महीने 6 महीने तक जानवर के हर महीने आपको डीवर्मिंग करानी है। और जैसे ही जानवर 6 महीने का हो जाए, 6 महीने के बाद हर 3 महीने पे डीवर्मिंग करानी है। डीवर्मिंग पेट के कीड़ों की दवा होती है। पेट के कीड़ों की दवा इसलिए ज़रूरी है कि क्या होता है, जब जानवर के पेट में कीड़े होते हैं तो हम जानवर को जो भी चारा बाट देते हैं या जो भी फीड देते हैं, हम समझते हैं कि जानवर को पूरा का पूरा फीड लग रहा है। बट क्या होता है, वो फीड कहीं ना कहीं जो जानवर के शरीर में अंदर और बाहर, इनको परजीवी कहते हैं, जो अंदर रहते हैं उनको कहते हैं अंदर वाले परजीवी और बाहर वालों को बाह्य परजीवी। तो क्या होता है कि जो भी हम फीड वगैरह दे रहे हैं, सपोज करो कि आप जानवर को चारा बाट दे रहे हो, आप मान के चल रहे हो कि मैं 100% चारा बाट दे रहा हूँ, बट 100 में से क्या होता है 50 या 60% जो होता है चारा बाट, वो जानवर को ना लग के जानवर के अंदर जो परजीवी होते हैं वो खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपने देखा होगा, जानवर को चारा बाट दिया, उसके बाद भी जब जानवर गोबर करता है, गोबर कभी कभार करता है पतला करता है, जब गोबर करता है तो गोबर में स्मेल आती है। जो आप तूड़ी वगैरह चारा देते हो वो टुकड़ा का टुकड़ा पूरा गोबर में निकल जाता है। वो सब क्या होता है, क्योंकि जानवर का डाइजेशन सही नहीं है, पाचन क्रिया उसकी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि उसके अंदर पेट में कीड़े हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है 6 महीने तक जब जानवर की उम्र हो तो हर 1 महीने में आपको डीवर्मिंग करनी है, पेट के कीड़ों की दवा देनी है। और पेट के कीड़ों की दवा हमेशा आप चेंज करते रहिए, मतलब 2 बार एक से करिए तो तीसरी बार आप चेंज कर दीजिए। जैसे एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ये बहुत विख्यात वो दवाइयाँ हैं जो आप यूज़ करते हैं, आपको भी मालूम है। तो क्या है, हमेशा डीवर्मिंग के टाइम, पेट के कीड़ों के टाइम जो दवाई का सॉल्ट होता है वो चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वैक्सीनेशन, टीकाकरण। टीकाकरण भी बहुत एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है डेयरी फार्मिंग में। तो जैसे कि हमारे बचपन में बच्चों का टीकाकरण होता है, वैसे ही जानवरों का टीकाकरण होता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए बहुत अच्छे टीकाकरण कार्यक्रम चला रखे हैं। बहुत सी स्कीम्स हैं कि किस स्कीम्स को लेने से आपको क्या, फार्मर को क्या लाभ मिल सकता है। तो उनके बारे में डॉक्टर साहब आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको क्या बताया है। ठीक है, उसके बाद आगे अपन आते हैं न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन की बात स्टार्ट हो जाती है कि दोनों पे डिपेंड करता है। एक होता है बच्चिया, जिस बच्ची ने जन्म लिया है उसको भी पोषण देना है और माँ को भी पोषण देना है। हमको ये नहीं करना कि मतलब पहले तो हमने माँ को अच्छा खिलाया पिलाया, उसके बाद हमको बच्चिया मिल गई तो फिर बच्चिया में ही हम पूरा कर रहे हैं, माँ को भूल गए। क्योंकि आगे जाके वही माँ आपको वापस एक बच्चिया देगी। कहीं कहते हैं ना 365 दिन में अगर एक काफ हमको मिलता है तभी डेयरी फार्मिंग करना फायदे का सौदा है, नहीं तो आपकी पॉकेट से केवल पैसा उसमें लगता जाएगा पर रिटर्न नहीं आएगा। तो उसमें हमको ध्यान देना है कि जब भी, एक तो क्या है, जब भी आपकी बच्चिया होए तो उसको कोलेस्ट्रम, जो माँ का पहला दूध होता है, माँ का पहला दूध पिलाना है ना। 3 दिन तक आपको माँ का पहला दूध पिलाना है। और उस पहला दूध, कई लोग क्या होते हैं, बहुत से कम, आप लोग आई थिंक सब पिलाते होंगे, पिलाते हैं सब। कई लोग होते हैं कि वो नहीं पिलाते हैं। ठीक है, उसको पिलाने के फायदे क्या हैं? एक तो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कहते हैं ना, जैसे गाँवों में बच्चा होता है तो कहते हैं ना माँ का दूध बहुत पौष्टिक होता है, तो वैसे ही माँ का दूध इसलिए पौष्टिक होता है कि उसमें क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चे को मिलती है। और जो भी आने वाली टाइम में जो भी बीमारियां होती हैं तो उनसे लड़ने की शक्ति जानवर को मिलती है। और दूसरा क्या है, अगर आप कोलेस्ट्रम पिलाते हैं तो कोलेस्ट्रम पिलाने का एक फ़ायदा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने पहला दूध पिलाया तो पहला दूध पिलाने के बाद क्या होता है, कभी कभार जेर अटकने की समस्या आती है। और ये कॉमन समस्या है, जेर अटकती है जानवर की जब जानवर बच्चा देता है। तो उसके टाइम पे क्या होता है, अगर आप पहला दूध पिलाते हैं तो वो क्या करता है, जेर निकलने आने में भी सहायता करता है। उसका रीज़न, साइंटिफिक रीज़न मैं अगर आपको बताऊं तो उसका रीज़न ये है, जब बच्चा दूध चूसता है माँ के उससे स्तन से, तो एक हार्मोन रिलीज होता है
जिसको हार्मोन को हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन डायरेक्ट आपके दिमाग में जाता है, वो मिल्क प्रोडक्शन का भी काम करता है, प्लस क्या करता है, यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराने का भी काम करता है। तो उसमें क्या होगा, जेर आपकी ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। वैसे तो मार्केट में बहुत सी दवाइयाँ हैं, बट एक होता है कि किसान नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, ठीक है, महंगा है, दवाई नहीं ला पा रहा है, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि पहला माँ का दूध जानवर को पिलाना है। उसका बच्चे को भी फायदा है, माँ को भी फायदा है और किसान को भी फायदा है, तीनों को फायदा है ये, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात अगर हम लेते हैं तो आज के टाइम पे सब खेतीबाड़ी वाले हैं, सबके खेतों में बहुत अच्छा मतलब फसल वगैरह उग रहा है, सब कुछ है। बट क्या होता है कि आज के टाइम में हम क्या करते हैं, खेतीबाड़ी में भी हमारे कीटनाशकों का बहुत उपयोग होने लगा है, क्योंकि क्या होता है, हम मार्केट की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर पाते, बट उस प्रोडक्शन तक लाने के लिए हम फसल के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें डालने लगे हैं जिससे फसल समय से पहले उग जाती है। तो कहीं ना कहीं वो क्या करती है, जो फसल के अंदर जो खनिज तत्व होते हैं उनके स्तर को कम करती है। ये प्रोडक्ट आना ये सब तो अभी स्टार्ट हुआ है, बट अगर हम पुराने ज़माने में जाते हैं, हमारे बुजुर्गों के ज़माने में जाते हैं, तब ये सब कुछ भी नहीं होता था। तब क्या होता था, देशी नुस्खे होते थे, जिनको कहते हैं दादी माँ के नुस्खे होते हैं, तो वो उस टाइम के नुस्खे होते थे। तो उसमें क्या होता था, कैल्शियम फास्फोरस, जो आप सब जानते हैं कि नॉर्मल कॉमन तत्व हैं ये, और ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं हमको फसल से। तो हम जो जानवर को फसल देते हैं, बट क्या है, आज के टाइम पे कीटनाशक का इतना उपयोग होने लगा है कि जानवर को जितनी मात्रा की इसकी उपयोगिता होती है उतनी मात्रा हम उसको जानवर को इन फसल वगैरह से नहीं दे पा रहे हैं। तो जिसके कारण क्या समस्याएं आती हैं कि जानवर बार बार रिपीट मार रहा है, रिपीट मारने की समस्या आती है, बहुत कॉमन समस्या है। अगर हम डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो डेयरी फार्मिंग में दो समस्या आपको दिखती होंगी, जानवर रुकता नहीं है, रिपीट मारता है, सबसे कॉमन। दूसरा है जानवर को थनेला हो जाता है। और दोनों समस्या ऐसी हैं, अगर आप दोनों समस्या में अगर जानवर पे ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपका 5 से 10 हज़ार, मेरे ख्याल से इतना लगता होगा, 5 से 10 हज़ार कहीं नहीं जाता। प्लस आपका अगर थनेला हुआ या जानवर रिपीट मार रहा है तो उस टाइम पीरियड में दूध भी खत्म होता है, दूध जलता है, वो कंप्लीट हो गया, उसका खर्चा अलग। और अगर जानवर रिपीट मार रहा है, अगर ठहर नहीं रहा, गर्भ ठहर नहीं रहा, तो उसमें क्या आप जानवर को चारा बाट देना तो बंद नहीं कर देते हो कि जानवर ने ठहर नहीं रहा तो मैं चारा बाट नहीं दूंगा। आप चारा बाट दोगे उसको तो पैसा तो आपका लग रहा है, बट रिटर्न नहीं आ रहा है। तो ये दो समस्याएं ऐसी हैं कि डेयरी फार्मिंग में अगर आप इन समस्याओं को कवर कर लेते हैं तो आपका 70% प्रॉफिट तो आपका ऑटोमेटिकली निकलेगा। और ये समस्या वहीं से कवर होंगी अगर हम प्रिवेंशन पे ध्यान दें। प्रिवेंशन मतलब बोलते हैं ना कि मतलब एक नॉर्मल एक ह्यूमन टेंडेंसी बनी हुई है, आपकी भी बनी है, मैं अपनी भी बोलूँगा, सबकी बोलूँगा, नॉर्मल है। क्या होता है, जब तक कहते हैं ना पानी गले तक नहीं आ जाता हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, है ना, कि हम ये सोचते हैं कि पैसा लगेगा। ऑब्वियसली पैसा लगता है, और कोविड के टाइम पे तो बहुत कोविड ने सिखा दिया कि पैसे की क्या अहमियत है। तो क्या होता है, जब जानवर एकदम लास्ट स्टेज में आ जाता है तब जाके हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जानवर को ये समस्या है तो आप लिख दीजिए। तो क्या होते हैं, डॉक्टर साहब उस वक्त आपको पर्ची लिख दी। अगर आप कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप जानवर को पहले से थोड़ा आप देते रहेंगे तो जानवर का लास्ट में जाके जो एकदम खर्चा बढ़ता है, क्या होता है, हम शुरू में ना 50-100 रुपये बचाने के चक्कर में लास्ट में 5,000 का खर्चा लगा देते हैं। तो वो क्या है, इनडायरेक्टली हमारा लॉस होता है। तो उसमें अगर हम बात करते हैं कि जानवर की एक अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जैसे सपोज अगर जानवर ने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है जेर अटकने की। जेर टाइम पे नहीं गिरती, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में आरओपी कहते हैं, जेर फंस जाना। अगर जेर फंस गई है तो उसमें क्या होता है कि हम दवाई पिलाई, दवाई पिलाने के बाद हमने 8-10 घंटे वेट किया, 8-10 घंटे वेट किया, अगर जेर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम क्या करते हैं, 12 घंटे 13 घंटे वेट करते, नहीं होता तो फिर पास के जो भी डॉक्टर साहब होते हैं उनको कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे जेर अटक गई है, जानवर जेर नहीं गिरा रहा। वो एक चीज़ होती है। या फिर क्या होता है, अगर डॉक्टर साहब आते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो इंजेक्शन लगाएंगे या फिर क्या होता है, मैनुअली जेर को निकालते हैं, अंदर हाथ डालते हैं और जेर को बाहर निकालते हैं। तो अंदर हाथ डालने में क्या होता है, जो गर्भाशय होता है
जो उसी माँ को वापस से आगे बच्चा जन्ना होता है, वापस से उसके गर्भाशय को पुनर्वस्था में आना होता है। अगर हम उसके अंदर हाथ डालते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई संक्रमण चले जाता है, और संक्रमण जाने से आगे जाके वो बच्चा धारण करने में दिक्कत देगी, और जिससे कि बच्चा टाइम पे नहीं आएगा। तो जब भी आपका जेर फंसने की समस्या होती है, एक्सापार करके प्रोडक्ट आता है, तो उस प्रोडक्ट की खूबियाँ यही हैं कि अगर जानवर ने आपके बच्चा दे दिया है, बच्चा देते ही आप उसको पिला दो। 200 ml दिन में 2 बार पिलाना है, और उसके बाद 3 से 4 दिन में आपको वो कंप्लीट कर देना है। तो ये एक्सापार करके ये प्रोडक्ट आता है। 1 लीटर और 500 ml MRP में ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट की ये विशेषता है कि क्या करता है, एक तो जेर गिराता है, और दूसरा क्या करता है, गर्भाशय को अपनी पुनर्वस्था में लाता है, प्लस उसके बाद जानवर का वापस साइकिल पे आना, जो 21 दिन का साइकिल होता है, वापस हीट पे आना जानवर का, फिर वापस से बच्चा धारण करना, तो एक साइकिल प्रोसेस होता है, उसमें भी ये उसको जानवर को टाइम पे लाता है। और दूसरा आपने देखा होगा कि क्या होता है, काविंग के टाइम पे बहुत से एनिमल्स का दूध जलना स्टार्ट हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। शिकायत होती है कि पिछली ब्यात में तो इतना लीटर था, इस बार हमने अच्छा खिलाया बट फिर भी जानवर का दूध कम हो गया है। तो उसमें क्या है, आप यूटेराइन टॉनिक भी अगर ये एक्सापार देते हैं तो ये दूध भी नहीं जलाता, दूध बढ़ाता है ये, क्योंकि इसमें हर्ब से औषधियाँ मिला रखी हैं जो कि क्या करती हैं, एक तो जेर को बाहर निकालने का काम करती है, प्लस एनिमल की जो यूटेराइन, जो गर्भाशय की स्वास्थ्य, गर्भाशय का स्वास्थ्य होता है, उसको सपोर्ट करती है। उसके बाद बात आती है कि काविंग का टाइम चल रहा है, बिना ऊर्जा के ना तो माँ बच्चा दे पाएगी ना दूध बना पाएगी। तो उस अवस्था में क्या करते हैं, हमारे घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, देशी घी के लड्डू बना के देते हैं, है ना। देशी घी के लड्डू बना के देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक ऊर्जा का काम करते हैं। हमने क्या किया, काफ़ी ऊर्जा को हमने एक छोटे से रूप में माँ को हम दे रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा ऊर्जा, उसको ज़्यादा खाना नहीं खा सकती वो, क्योंकि पेट उसका ऑलरेडी भरा है। तो वैसे ही हमारे जानवरों में भी आता है। गाभिन गाय होती है तो उस वक्त क्या होता है, बच्चा जो होता है उसके गर्भाशय में होता है, ठीक है, तो उसका यूट्रस का साइज, गर्भाशय का साइज है वो बढ़ता जाता है, और जो इसका पेट होता है, पेट जिसको हम कहते हैं रूमन का साइज हो जाता है छोटा, जिसके कारण जानवर चारा बाट वगैरह सब कुछ छोड़ देता है। सब कुछ छोड़ देता है तो उससे क्या होता है, ऊर्जा की कमी आ जाती है। ऊर्जा की कमी आती है, आपने देखा होगा जब फिर ब्यात का टाइम आता है, ब्यात के टाइम पे क्या आता है, एक तो जेर अटकती है, बच्चा अटक जाता है जिसको हम डिस्टोकिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जानवर बच्चा देते ही बैठ जाता है, या एस शेप के आकार की एक अवस्था आ जाती है, मतलब जिसको हम देखें किटोसिस करके एक बीमारी होती है, किटोसिस आ जाती है, मिल्क फीवर आ जाता है, डिस्टोकिया हो जाता है, आरओपी हो जाता है। ये सब समस्याएं क्या होती हैं, ऊर्जा एक पर्याप्त मात्रा में अगर जानवर को ऊर्जा नहीं मिलती है तो उस अवस्था में ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो वो समस्याएं उत्पन्न ना हो उसके लिए क्या होता है, जो भी हम दाना वगैरह देते हैं, चोकर देते हैं, तो उसमें इतना तेल होता है कि वो सफिशिएंट है, बट फिर भी हमारे मतलब एक हमारे जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि थोड़ा तेल वगैरह हम काफ़ी ज़्यादा पिला देते हैं। काफ़ी ज़्यादा पिलाना भी सही नहीं है, ऊर्जा के लिए पिलाते हैं, वो बात सही है आपकी, बट ज़्यादा पिलाने से भी क्या होता है, अगर मैं एक यहाँ पे पानी की बाल्टी रखता हूँ, पानी की बाल्टी के ऊपर में अगर तेल के छींटे मारूंगा तो क्या होगा, एक तेल की परत जम जाएगी। तेल की परत जम जाएगी तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम जानवर को बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल पिला देते हैं तो उससे क्या होता है, जानवर के पेट के अंदर एक परत बन जाती है। उससे क्या होता है, परत बनने से जानवर के पेट में सूक्ष्म जीवी होते हैं जो कि जानवर की पाचन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। और वो सूक्ष्म जीवी क्या होते हैं, हवा की अनुपस्थिति में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। जैसे हम लोग बैठे हैं, हम लोग क्या है, हवा की उपस्थिति में अच्छा काम करेंगे। अगर यहाँ पे पूरा पैक कर देंगे तो हमको हवा नहीं आएगी और हम मर जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, एक लेयर बनने से वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण पाचन प्रक्रिया अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए करने के लिए एक एनर्जी बूस्टर आता है जिसको हम कहते हैं किटोरोक। ये एक प्रोडक्ट आता है किटोरोक करके। इसका क्या काम होता है कि ब्यात के बाद अगर आप जानवर को एक बोतल पहले और एक बोतल बाद में अगर आप पिलाते हैं तो जो आपके नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की समस्या, किटोसिस की समस्या, बच्चा देती जानवर बैठ जाना, वो सब समस्याएं आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। प्लस दूसरा क्या होगा
ये आपके जानवर का उस समय क्या होता है, दूध बनाने का भी टाइम होता है। तो उस वक्त ये क्या करेगा, जानवर के दूध बनाने में भी मदद करता है। ये दो बात हो गई, जहर की बात हो गई, नेगेटिव एनर्जी की बात हो गई। उसके बाद बहुत सी समस्या आती हैं कि जानवर फिर जा रहा है, रिपीट हो रहा है। ये कॉमन समस्या है। एआई करवा ली, एआई करवाने के बाद समस्या आती है कि जानवर 5 दिन में वापस बोल गया, ठीक है, 17 दिन में वापस बोल गया, या फिर जानवर काफ़ी टाइम से बोल ही नहीं रहा। कहते हैं ना पैलून बोलते हैं ना, लोकल लैंग्वेज में पैलून बोलते होंगे। पैलून होता है कि मतलब जानवर हीट में ही नहीं आ रहा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो अभी तक हीट में ही नहीं आया, बच्चा ही नहीं दिया। तो ये क्या होती हैं, बहुत कॉमन समस्याएं होती हैं। इनको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में अगर वेटनरी की भाषा में बोलें तो इनको हम एनिस्ट्रस कहते हैं और रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। जो जानवर 2 या 3 एआई के बाद भी रिपीट मारता है वो रिपीट ब्रीडर कहलाता है। रिपीट ब्रीडर एनिमल बार बार रिपीट मारना। तो इसके बहुत से कारण होते हैं, बट इसके जो मेन कॉमन कारण देखे जाते हैं, जो हम एक शुरुआती अवस्था में देखते हैं, मिनरल मिक्सचर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि मिनरल मिक्सचर मतलब होता है खनिज तत्व। वो एक पाउडर होता है, उस पाउडर में खनिज तत्वों का ऐसा मिश्रण होता है जिस मिश्रण के लिए मतलब उस खनिज तत्व में हर एक तत्व कुछ एक काम के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कुछ एक होता है कि जानवर के अंदर कुछ हार्मोन का स्त्रावण करवाना है, वो हार्मोन का स्त्रावण उन्हीं तत्वों से होगा। अगर वो तत्व प्रचुर मात्रा में जानवर के खाने में, चारे वाटे में नहीं होंगे तो उन हार्मोन का स्त्रावण नहीं होगा, और हार्मोन का स्त्रावण नहीं होगा तो जानवर हीट में नहीं आएगा। हीट में नहीं आएगा तो आपको कहीं ना कहीं लॉस आएगा। तो पहली बात तो क्या है, आपको मिनरल मिक्सचर खिलाना है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ एक को मिनरल मिक्सचर महंगा पड़ता हो, तो अगर आपको महंगा लगता है कि मिनरल मिक्सचर महंगा है तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन खिला सकते हैं। अगर आप रोज़ाना डेली नहीं खिला सकते, डोज ज़्यादा नहीं होती उसकी, 30 से 50 ग्राम की केवल डोज होती है उसकी, ये बात हो गई। और उसके बाद क्या होता है कि जी आप इसको रेगुलर खिलाना है। ये एक ऐसी चीज़ होती है आपको हमेशा खिलाना है जानवर को। बट क्या होता है दादा कि बात आती है फिर किसान की, अगर हम बात करते हैं तो हमको अपनी पॉकेट का भी ध्यान रखना होता है, जेब का भी ध्यान रखना होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डेली अगर नहीं होता तो एक दिन छोड़कर एक दिन आप खिला सकते हैं, ठीक है। अगर आपके जानवर को रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है तो उसमें आप सबसे पहले क्या करें, गर्भाशय की सफाई कराइए। क्योंकि क्या होता है, कुछ ना कुछ जानवर ने जेर गिरा दी है, ऑटोमेटिकली जेर गिरा दी, हमने कोई दवा नहीं दी, कोई एग्जापार नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हमारे दिमाग में ये है कि जानवर ने जेर गिरा दी तो मैं 270 रुपए की एक बोतल क्यों लेकर आऊं और क्यों खर्चा करूं। सही बात है, मेरी भी यही टेंडेंसी है, सबकी ये टेंडेंसी है, कोई फालतू में पैसा नहीं लगाना चाहता। बट हमको पता नहीं है कि जानवर ने जेर पूरी गिरा दी। हो सकता हो जेर का कुछ एक अंश गर्भाशय के अंदर रह गया हो, और वही अंश क्या करता है, आगे जाके संक्रमण करता है, और संक्रमण करेगा तो जानवर रिपीट होगा। तो जब भी जानवर बच्चा देता है, बच्चा देने के बाद आप ध्यान रखो कि एग्जाबार की एक बोतल आपको जानवर को पिला देनी है। अगर वो जेर गिरा देता है तो भी पिलानी है, नहीं गिराता है तो पिलानी ही पिलानी है, ठीक है। उससे क्या होगी, गर्भाशय की अच्छे से सफाई होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जानवर वापस गर्भाशय को पुनर्वस्था में लाएगा और 90 दिन के बाद वो वापस से हीट में आता है, ठीक है। 60 to 90 डेज का पीरियड होता है, उसके बाद वो वापस से हीट में आता है। अगर हीट में नहीं आ रहा है, लेट हो रही है, लेट हीट जा रही है, तो उसमें आप मिनरल मिक्सचर, जैसे अभी दीपक जी ने बताया मिनरल मिक्सचर आपको कंटिन्यू करना है। मिनरल मिक्सचर आप कंटिन्यू करेंगे। होता है कि हमने मिनरल मिक्सचर भी कंटिन्यू किया, गर्भाशय की सफाई भी कर दी, फिर भी जानवर रिपीट मार देता है, तो ये समस्या भी आती है। उस समस्या में आपको क्या करना है, आपको आपके नियर में जो भी डॉक्टर साहब होंगे, जो भी सरकारी अस्पताल होगा, वहाँ पे आपको जानवर को ले जाना है, या डॉक्टर साहब आ सकते हैं तो आपको उनको बुलाना है। वो फिर आपके जानवर के गर्भाशय की जांच करेंगे। हो सकता हो वहाँ पे कुछ एक सिस्ट बन जाती है, 2 टाइप की एक सिस्ट होती हैं, फॉलिकुलर सिस्ट और ग्लूटियल सिस्ट होती हैं। उनके कारण भी जानवर हीट में नहीं आता या बार बार हीट में आता है, तो ये समस्याएं होती हैं। तो उसका वो उस हिसाब से इलाज कराएंगे। अगर हर्बल की इलाज की बात करते हैं तो हमारी कंपनी के 3 प्रोडक्ट आते हैं, एग्जापार, जनोवा, मिंट्रस। जानवर का 21 दिन का साइकिल होता है, हीट का जो पीरियड कहते हैं 21 दिन का पीरियड होता है। अगर आपका जानवर काफ़ी टाइम से 2 साल से 2.5 साल से 3 साल हो गए कि बट वो अभी तक हीट में नहीं आ रहा, तो उसमें आपको क्या करना है, 0 से 10 दिन तक एग्जापार 100 ml डेली पिलाना है। उसके बाद
छठे और 7वें दिन जनोवा के 3-3 कैप्सूल आपको खिलाने हैं और 0 से 20वें दिन तक मिनट्रस का एक कैप्लेट आपको खिलाना है और 21वें दिन फिक्स टाइम एआई कर देनी है। फिक्स टाइम एआई इसलिए बोलते हैं, जब भी आपका जानवर हीट शो करता है या साइन शो करता है उसके 12 घंटे के अंदर आप एआई करवा दीजिए। क्योंकि क्या होता है, 12 घंटे के बाद अगर आप एआई कराते हैं तो क्या होती है, जो कंजप्शन रेट होती है वो कम हो जाती है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कंजप्शन रेट कम होती जाएगी। तो इसलिए आप ट्राई करिए, अगर सुबह जानवर ने वो तार गिराया है तो आप शाम तक करवा दीजिए, शाम रात तक अगर गिराया तो अगले दिन सुबह करा दीजिए। मतलब 12 से 15 घंटे का एक स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, बट आप 12 घंटे लेके चलिए। 15 घंटे से ऊपर जाते ही कंजप्शन रेट धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके बाद अगर आप एआई भी करवाते हैं तो उसमें चांसेस आ जाते हैं कि कंसेप्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर सीमन अच्छी क्वालिटी का हुआ और सीमन के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो अच्छे हुए तो कंसेप्शन हो जाएगा, और अगर सीमन अच्छी क्वालिटी नहीं हुआ तो कंसेप्शन नहीं होगा। दोनों चीज़ें होती हैं। तो रिपीट ब्रीडिंग की मेन जो समस्या आती है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन, जो पोषण जो होता है, पोषण हम अच्छे से नहीं देते, जिसके कारण अंडा अच्छा नहीं बनता। अगर अंडा बन भी जाता है तो एबॉर्शन हो जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं कि पोषण, जानवर को आपको पोषण अच्छा देना है। पोषण अच्छा होगा तो सब काम सही होगा। उसके बाद एक कॉमन समस्या आती है थनेला। थनेला कॉमन समस्या है आपके, मेरे ख्याल से सभी के डेयरी पे थनेला आ चुका होगा। एक नॉर्मल अगर अपन 40 रुपये रेट लेते हैं तो 6 चौके 24, 240 रुपये का हमारा एक टाइम का नुकसान हुआ। एक टाइम का बता रहे हैं, 2 टाइम देता है दूध जानवर, तो 2 टाइम का हमारा 500 से ऊपर चला गया, 500 क्रॉस कर गया। प्लस अगर थनेला के जानवर में होता है तो कम से कम 4-5 दिन तक ये रहता है। 4-5 दिन के हिसाब से आप कैलकुलेशन करते हैं, 600 के भी करते हैं तो 3-4 हज़ार के आसपास का आपका खर्चा आ जाएगा। प्लस जो उस पर कॉस्ट लग रही है, ट्रीटमेंट कॉस्ट लग रही है, वो कॉस्ट भी आप जोड़ेंगे उसमें, वो भी आएगी। प्लस क्या होगा, कहीं ना कहीं जानवर का जो थन है वो क्या होता है, आगे जाके खराब हो जाता है। वो मिल्क प्रोडक्शन, उतना दूध उत्पादन जितना जानवर पहले दे रहा है नहीं दे पाता है, कम हो जाता है। तो मैं थनेला पे बात करना चाहूँगा। थनेला एक बहुत कॉमन समस्या है। थनेला 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो हमको अपनी नगन आँखों से दिखता है। नगन आँखों से दिखना मतलब कि हाँ, मेरे को दूर से देखने में समझ में आ रहा है कि थन में सूजन है, हाथ लगा रहा हूँ तो गर्म है, ठीक है, टाइट हो रहा है, ठीक है, जानवर का टेम्परेचर है। तो ये सब क्या होता है, क्लिनिकल थनेला होता है। क्लिनिकल थनेला मतलब जिसमें रोग के लक्षण दिखते हैं, उसको कहते हैं क्लिनिकल। और दूसरा होता है, सबसे खतरनाक होता है, जिसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल, जिसमें क्या होता है, आपको ये थन में सूजन होना या थन का लाल हो जाना, गर्म होना, ये सब नहीं पता लगता। उसमें क्या होता है, जब हम दूध निकालने बैठते हैं तो दूध में एक छींचड़े आते हैं, धागे नुमा संरचना आती है। उस धागे नुमा संरचना आती है तो उसी को हम कहते हैं सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। या फिर कभी कभार होता है दूध में से हल्की सी स्मेल आने लगती है, दूध को हम गर्म करते हैं, गर्म करते ही फट जाता है, दूध से सही तरह का दही नहीं बन पाता। तो ये सब क्या होता है, सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस थनेला के लक्षण हैं। अगर हम थनेला को शुरुआती अवस्था में रोक लें, सब क्लिनिकल अवस्था में रोक लें, तो जो हमको नुकसान होना होता है क्लिनिकल में कन्वर्ट होने के बाद, हम उसको कुछ हद तक रोक सकते हैं। तो उसके लिए बहुत एक नॉर्मल सा एक उपाय है कि देखो, जानवर के संग हम 24 घंटे नहीं रह सकते। जब दूध निकालने का समय आएगा तभी हम जानवर के पास जाएंगे, तभी हमको पता लगेगा कि उसको सब क्लिनिकल थनेला है या उसके दूध में छींचड़े आ रहे हैं। और जितने टाइम हम नहीं रह रहे हैं उतने टाइम वो अंदर कहीं ना कहीं बन रहा है और बन रहा है। तो उसको हम कैसे पता लगाएं, उसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा मेथड होता है। एक कागज़ आता है जिसका नाम होता है मैस्ट्रिप। एक पट्टी आती है, पीले कलर की पट्टी आती है। उस पट्टी का क्या काम होता है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप उसको नॉर्मली भी चेक कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे कि मतलब 2-3 दिन में एक बार आप यूज़ कर लें, उसको चेक कर लें। उसमें क्या करना है, आपको पट्टी लेनी है, पीले कलर का कागज़ होगा, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए ये एक पट्टी है, पीले कलर की पट्टी है ये, ठीक है। इस पट्टी के ऊपर मैंने दूध की कुछ बूंदें डाल दी हैं, ठीक है। दूध की बूंदें डाल दी हैं और थोड़ा 1-2 मिनट इंतज़ार किया। 1-2 मिनट में इसका कलर चेंज होगा। अगर पट्टी का कलर पीले का पीला ही रहता है, येलो रहता है, चेंज नहीं होता, मतलब आपके जानवर का दूध सही है, उसमें थनेला की कोई संभावना नहीं है। अगर पट्टी का कलर
इस टाइप का हरा कलर हो जाता है, हल्का हरा कलर हो जाता है, मतलब सब क्लिनिकल थनैला धीरे धीरे बनने लगा है। और अगर पट्टी का कलर आपका डार्क हरा हो जाता है, इस टाइप का डार्क हरा हो जाता है, तो मतलब सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस थनैला कंफर्म है कि जानवर में आ चुका है, ठीक है। और अगर पट्टी का कलर आपका नीला हो जाता है तो आपका जो जानवर में थनैला है वो क्लिनिकल स्टेज में आ गया है। क्लिनिकल मतलब उसमें कुछ टाइम में, मतलब 1-2 दिन में उसका गादी जो थन है वो कठोर हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वो सब। तो क्या होता है, उसके लिए हमारा एक मैस्टिलैब करके प्रोडक्ट आता है। आपने उस पट्टी से तो ये पता लगा लिया कि थनैला है कि नहीं है, और अगर है तो कौन सी अवस्था का है, क्लिनिकल है कि सब क्लिनिकल है। उसके बाद ये आता है मैस्टिलैब। मैस्टिलैब ये एक आती है, हर्बल ट्यूब आती है। इसमें ये एंटीबायोटिक नहीं है, हर्बल ट्यूब होती है, जो अगर आपको लगता है कि सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस जानवर में स्टार्ट हो गया है तो आप इस ट्यूब को लाके दिन में 2 बार 5 दिन तक इस ट्यूब को आपको जानवर के थन पे लेप लगा के छोड़ देना है। मलना नहीं है, केवल लेप लगाना है, तभी इसका नाम है मैस्टी लेप। मैस्टी हो गया मैस्टाइटिस के लिए और लेप हो गया, इसका लेप लगा के हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको केवल जानवर के थन पे इसका लेप लगा के छोड़ देना है, उसको रगड़ना नहीं है या मालिश नहीं करनी है। तो क्या करेगा, ये क्या करता है, ये जानवर के थन में जाके एब्जॉर्ब होकर वहाँ पे क्या करता है, WBC सेल्स वगैरह होती हैं जो कोई भी रोग होता है तो बॉडी में उससे लड़ने के लिए एक सेल्स आती हैं जिनको WBC वगैरह कहते हैं, उनके नंबर को बढ़ाती है। प्लस क्या करती है, जो भी सूजन वगैरह होती है सूजन को कम कर देती है। और इससे ये है कि आप शुरुआती अवस्था में अगर इसको यूज़ करते हैं तो इसके यूज़ से क्या होगा, जो सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। केवल मैं डेयरी की बात नहीं करूँगा, इसमें सब मैस्टाइटिस थनैला आपके गाय में भी होता है, भैंस में भी होता है, बकरी में भी होता है, पिग्स में भी होता है, सब में मैस्टाइटिस की समस्या आती है, हर जानवर में आती है। तो जिसमें भी आपको समस्या दिखे उसमें दिन में 2 बार 5 दिन तक इस ट्यूब का आपको लेप लगा के छोड़ देना है। उससे पहले थन को अच्छे से साफ पानी से साफ करना है, साफ कपड़े से पोंछना है, उसके बाद आपको ये लगाना है। बट अगर आपका थनैला क्लिनिकल में कन्वर्ट हो गया है, गादी कठोर हो गई है, टेम्परेचर आ गया है जानवर को, ठीक है, खून निकल रहा है, तो उस स्टेज में आपको डॉक्टर को बुलाना होगा। डॉक्टर साहब आएंगे, इंजेक्शंस लगाएंगे, कुछ एक इंजेक्शंस लगाएंगे और उसके साथ आप इसको सहायक के रूप में एज ए सपोर्टिव काम कर सकते हो। अगर आप सब क्लिनिकल में आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और क्लिनिकल में इसको आप एज ए सपोर्टिव के रूप में एंटीबायोटिक्स के साथ आप यूज़ कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम जो थनैला से जो हमको 6-7 हज़ार के आसपास का जो नुकसान होता है उसको हम कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। तो मतलब अभी तक मतलब जो मैंने आपको बताया ये कॉमन चीज़ें हैं, 4 एक चीज़ें होती हैं। बाकी अभी डॉक्टर साहब आपको टीकाकरण क्यों इम्पोर्टेंट है और उत्तर प्रदेश सरकार की क्या स्कीम चल रही है, सरकारी स्कीम चल रही है जिससे कि हम किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं वो स्कीम्स लेके, तो उसके बारे में बताएंगे। और अगर उसके बाद किसी को जो भी समस्या है, यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं, यहाँ पे मैं भी हूँ, तो आप जो भी आपकी समस्या है वो आप समस्या लेकर आइए, जो हमारे पास समाधान है वो आपको बताया जाएगा, अच्छे से अच्छा समाधान बताया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं यहाँ पे मौजूद जितने भी हमारे पशुपालक हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप लोगों का सवाल भी लिया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें, जिसका जो हमारे इन कार्यक्रमों का मेन मकसद ही यही है। और आखिरी में जो है वो 5 सवाल पूछे जाएंगे आपसे, जो कि डॉक्टर तन्मय आपसे पूछेंगे, और जो सही जवाब देंगे उनको कुछ ना कुछ जो है वो इनाम मिलेगा आयुर्वेद लिमिटेड की तरफ से। तो अगला जो है वो हम बुलाते हैं डॉक्टर सौरभ यादव जी को। सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो कौन कौन से पशुपालन से जुड़े हुए स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं, क्योंकि सरकार योजनाएं बहुत निकालती हैं लेकिन वो किसानों तक पहुँच नहीं पाता है या उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं जानकारी के अभाव से। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप उन योजनाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कौन कौन सी योजनाएं हैं पशुपालन से जुड़ी हुई, वो यहाँ मौजूद जो हमारे पशुपालक हैं उनको बताएं, और ग्रीन टीवी के प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के किसान जुड़े हैं उनको आप बताएं उस योजनाओं के बारे में। सभी का नमस्कार। आयुर्वेद कंपनी और ग्रीन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे आमंत्रित किया। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, मेरी नियुक्ति यहाँ डूंगरा जाट पे पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में है।
डॉक्टर सौरभ यादव मेरा नाम है, कुछ लोग मेरे को जानते होंगे, मेरा कभी कभी आना होता है। तो मुझे आज इसलिए आमंत्रित किया गया है कि सरकार आपके यहाँ क्या योजना चला रही है पशुपालन से संबंधित, उसकी जानकारी मैं आपको दे सकूं। डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी मैनेजमेंट के बारे में बताया, जो बहुत ही जरूरी। पशुपालन एक्चुअली आपको मैनेजमेंट ज़्यादा करना है, ट्रीटमेंट तो बाद का एक्सपेक्ट है, उसमें तो पैसे खर्च होते हैं। इसमें जितनी भी बीमारी हैं ये सब आप जितनी डॉक्टर साहब ने बताई आप रोक सकते थे उनको। थनैला है उसको रोका जा सकता है, पशु नहीं रुक रहा है उसको आप मिनरल मिक्सचर देके रोक सकते हैं। लेकिन मेरा मेन मकसद जो है आपको योजना बताने का है। बीमारी की तो आप मेरा नंबर ज़्यादातर लोगों के पास होगा, कभी भी ले सकते हैं, नहीं तो अस्पताल पे आप मिल सकते हैं। तो पहली योजना जो हमारी मुख्य योजना है जिसके लिए हमको नियुक्त किया जाता है पशु चिकित्सा अधिकारी, वो है टीकाकरण। हमारा मकसद ये है कि पशु बीमार ही ना हो, तब हमारा जॉब सफल माना जाता है। अगर मान लीजिए जैसे आप में से कुछ लोग जानते हो पहले गला घोंटू बीमारी बहुत होती थी, अब आपने गला घोंटू फिलहाल नहीं देखा होगा 5-7 सालों से। एक आध केस हो सकता है अभी हो, लेकिन बहुत दिनों से गला घोंटू के पेशेंट नहीं मिल रहे हैं। ऐसी एक रोग हुआ करता था रिंडर पेस्ट, उसको हिंदी में बोला करते थे पौंकनी रोग। बहुत सारे जो पुराने बाबा बैठे उन्होंने जाने होंगे। उसमें पशु दस्त करता था और दस्त बंद ही नहीं होते थे, वो मर जाता था। तो सतत टीकाकरण के द्वारा इन दोनों रोगों पे बहुत हद तक रोकथाम पा ली गई है। आजकल जो मेन हमारा टीकाकरण चल रहा है वो खुरपका मुंह पका का। अभी शायद आपके गांव में हो गया है टीकाकरण। अगर कुछ भाइयों का रह गया हो तो डॉक्टर अंकुर चौहान यहाँ पे हैं, पोस्टेड हैं, नहीं तो आप मेरे को भी संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने ब्लॉग में बता दीजिए, मैं टीम भेज के टीका लगवा दूंगा। टीकाकरण अवश्य करवाएं। कान में छल्ला अभी ये सरकार की योजना है, उस योजना से क्या होगा, एनिमल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कि ये जैसे बाबा का पशु है इसके टीका लग चुका है। तो छल्ला अगर लगवाएं तभी टीका उसका सही रहेगा, क्योंकि अगली बार हमें एक रिकॉर्ड रहेगा कि कब टीका लगा था, अब कब लगना चाहिए। तो छल्ला जरूर लगाएं। हाँ, कुछ लोग छल्ला नहीं लगवाते हैं क्योंकि उनका अपना एक वो है, पक जाता है, तो थोड़ा साफ सफाई से लगवाएंगे तो वो नहीं पकेगा। नई योजना सरकार की ये है। दूसरी एक हमारी जो योजना चलती है वो है बधियाकरण। पहले बधियाकरण का पैसा लिया जाता था, अब आप जान रहे हैं कि बहुत सारे जो नर गौवंश हैं उनका कोई उपयोग नहीं रहा है। जब से मशीन ट्रैक्टर आए हैं तो आजकल लोग उनको नहीं यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए बधियाकरण सरकार ने निःशुल्क कर रखा है। आपके यहाँ अगर बछड़ा है आप अस्पताल लेके जाइए, उसकी कोई लेवी नहीं है, आपको फ्री बधिया वो किया जाएगा, उसको कैस्ट्रेशन। एक इसी समस्या से मिलती जुलती एक समस्या है जो कि अब सरकार ये, क्योंकि नर की कोई वैल्यू अभी नहीं बची है गौवंश की, क्योंकि अब ट्रैक्टर पे आ चुके हैं सभी लोग, तो एक इस तरह का सीमन सरकार ने भेजा है जो अगर वो पशु आपकी गाय ठहर जाती है तो वो बछिया ही देती है, उसको बोलते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमन। लेकिन उसकी लेवी जो सरकार ने फिलहाल रखी है वो 300 रुपये है एक सीमन की। तो जो भी किसान भाई अगर लाभान्वित होना चाहते हैं तो अपने ब्लॉग पे जाके बता सकते हैं कि मुझे वो सेक्स सीमन डलवाना है, वर्गीकृत वीर्य डलवाना है अपनी गाय में, जिससे वो बछिया ही देगी अगर रह गई तो उससे नर गौवंश की बहुत हद तक समस्या रोकी जा सकती है। एक हमारी जो अभी योजना चल रही है वो है लोन, पीकेसीसी जिसको बोलते हैं। उसका जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है, आप सब लोग जानते हैं, केसीसी बोलते हैं। ये जो योजना है वो है पीकेसीसी, पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड। ये आपके अगर पशु हैं आपके यहाँ तो उनके भरण पोषण के लिए, खरीदने के लिए नहीं है लोन, ये है मैनेजमेंट के लिए आपको लोन दिया जाएगा। सारी शर्तें वही लागू होती हैं जो केसीसी पे लागू होती हैं। आप उसके बारे में 3% ब्याज देना होता है, अगर नहीं करते तो 6% हो जाता है। सारी योजना वही है, लेकिन जैसे आप मान लीजिए इस घेर में 3 पशु बंधे हैं, आप इनके लिए पीकेसीसी लेना चाहते हैं, पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड, तो आप जाएंगे अस्पताल से मिल जाएगा या बैंक से भी मिल जाएगा फॉर्म आपको। आपके यहाँ कितने पशु हैं, उनके टैग नंबर, उसके लिए अगर टैग नहीं है तो टैग डलवा लीजिए। और जो बैंक है वहाँ से फील्ड ऑफिसर आएंगे, वो देखेंगे हाँ इनके यहाँ पशुपालन करते हैं, तो उसके मैनेजमेंट के लिए, खरीदने के लिए नहीं है। पहले खरीदने के लिए लोन मिला करता था, वो भी चल रहा होगा, लेकिन जो नई योजना है वो है पशुपालन क्रेडिट कार्ड, तो पशुओं के लिए। तो उस पर आपको मैनेजमेंट के लिए मान लीजिए 10,000 या 15,000 रुपये इसके खाने पीने के लिए मिलेगा। बाकी सारी शर्तें किसान क्रेडिट कार्ड वाली रहेंगी। एक ये योजना चलती है हमारी। और एक योजना आती चारा बीज की, आप लोग उसमें उत्साह नहीं दिखाते हैं, काफी लोगों ने लिया भी होगा अस्पताल से। किसी ने जई, ज्वार, बरसीम कभी ली है अस्पताल से? तो ये मिनिमम कॉस्ट पे अभी जो आई थी, हाँ
नहीं, आपको जाना पड़ेगा, कोई घर पे आके तो नहीं देगा आपको। बहुत लोग लेते होंगे, प्रधान जी अगर हैं यहाँ पे तो प्रधान जी की जानकारी होगी। नहीं बाबू, वो तो वहां से आप कभी भी जाएंगे पैसे दे के मिलेगा आपको, वहां फ्री में नहीं आता है। वहां भी जैसे अभी जई आई थी तो उसका कुछ सरकार कॉस्ट रखती है, वो अनुदान पे रहता है। तो आप ये तब होता है बाबा जब अस्पताल से आप जुड़े रहेंगे, कभी उधर से निकलते गए तो पूछते गए कौन सी योजना है। क्योंकि जैसे हमारे पास मान लीजिए 10 कट्टे जई के आए और यहाँ पे पूरे ब्लॉक पे एक ही अस्पताल है, तो अगर 1-1 किलो भी तो सभी घरों में नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर आप जागरूक हैं, आप जाते रहेंगे तो योजना का लाभ आपको जरूर मिल जाएगा। तो एक चारा बीज की योजना थी, बाकी वैक्सीनेशन ही हमारी मुख्य योजना है। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है स्पेशल तो मैं उसके बारे में जानकारी दे सकता हूँ। मुख्य जो हमारी योजना थी गवर्नमेंट की वो ये थी। धन्यवाद सर। और अभी जो है वो हमारा सवाल जवाब का सिलसिला चालू होगा, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं पशुपालन से जो रिलेटेड तो आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। कोई सवाल? जी आप खड़े हो जाइए प्लीज़, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आपका नाम? मेरा नाम है लखन। क्या पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, हमारी जो गाय है चारा बहुत कम खा रही है, मतलब जैसे हम 2 झाल डाल रहे हैं उसके लिए तो तकरीबन आधी झाल ही खा पाती है वो। सबसे पहले तो आपको ये देखना, ये मौसम बदलता हुआ मौसम है, जो बीमारियां आती हैं वो जनरली इसी मौसम में आएंगी। सबसे पहले आपको इन दिनों में जो बीमारी चल रही है वो है निमोनिया। नाक से पानी आता होगा हमेशा, कुछ नहीं आ रहा है, ज्ञापन है पशु आपका, आप उसके एक बार टेम्परेचर नपवाएं। मैं आपको दवाई बता सकता हूँ, लेकिन गर्मी और जो गोबर करती है वो ठीक बंधा हुआ गोबर करती है या बिल्कुल ठीक करती है? गर्मियों में भी यही हाल था उसका, मतलब कम ही खाती थी वो। हाँ। तो और दूध कितना है? दूध कितना है? अच्छा, लात गई। कब कितना दिया था आपने? कैल्शियम सप्लीमेंट दिया उसको कभी या नहीं दिया है? बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है उसकी। हाँ, वो जब ये तभी होगा। और कलीली बहुत हुई होंगी उसके पहले। तो ये जी देखिए, इंजेक्शन मच्छर ने मुझे काटा, वो उड़ गया, लेकिन वो मुझे बीमारी दे चुका है, वो चला गया। आपने ऐसी वो कलीली आया, आपने इंजेक्शन लाया, कलीली हट गई। जो ये टिक्स हैं, कलीली हैं, ये 4 प्रकार की बीमारियां देती हैं। इनमें से आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने लाल पेशाब करना, बेबेसियोसिस बोलते हैं, ये टिक बॉर्न डिसीज है, टिक से ही फैलती है, कलीली से ही। दूसरा है जो दिखाई नहीं देती, एनाप्लाज्मोसिस। पशु धीरे धीरे करके बिल्कुल पतला होता चला है। जब वो कोई भी डॉक्टर आएगा, वैसे तो उसका ब्लड टेस्ट होना चाहिए, लेकिन आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। किसी का टेम्परेचर न पाएंगे तो उससे बोलना भैया इसका थोड़ा सा खून निकाल के देखो आप। जैसे ही वो निडल उसकी नस में लगाएंगे ना, तो खून बिल्कुल ऐसा हो रहा होगा जैसे टमाटर जैसा रस होता है ना, इतना पतला। अगर ये ही होता है जब एनाप्लाज्मोसिस होता है, तो ये बीमारी आपको कोई लक्षण नहीं दिखाएगी शुरुआत। और आंख देखेंगे तो यहाँ पीली एनीमिया हो रहा होगा उसका बहुत ज़्यादा। तो 99% मैं श्योर हूँ। कोई आता है आपके यहाँ जो जनरली गांव में आ रहे हैं, वो जो भी आते हैं उनके पास मेरा नंबर होगा। आपके पास आके वो मेरे को कॉल करें, मैं उन्हें जो भी पूछूंगा वो मुझे बता देंगे, मैं दवाई बता दूंगा। सुदेश को आप बोल देना, वो मेरे से बात कर लेगा। मेनली टेम्परेचर नपवाना और थोड़ा सा खून निकाल के देखना है, तो वो ठीक हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेडिसिन तो पहले प्रॉब्लम पता चलेगी। मेडिसिन तो है, भूख की दवाई चाहिए तो फिलहाल ये रूचा मैक्स बहुत अच्छा काम करता है। अगर नॉर्मल उसको भूख नहीं लग रही है, केवल खाने में दिक्कत है, लेकिन खाना तो एक सिम्टम है कि भूख नहीं लग रही है, लेकिन मुझे बुखार भी है, तो पहले बुखार ठीक होगा तो फिर खाना सही होगा। हाँ, उससे मेरी बात करवा देना आप। कलीली बाबा 4-5 तरह की बीमारी देती है। धन्यवाद सर। कोई और सवाल आप पूछना चाहते हैं? हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान है इसी गांव के, सोनू शर्मा जी। मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि एज अ पशुपालक आप लोग कौन कौन सी समस्याओं का समाधान करना, मतलब समस्याएं कौन कौन सी आपकी होती है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आप अपनी राय बता सकते हैं, क्योंकि पशुपालन विभाग से भी डॉक्टर साहब हैं, तो आप प्लीज़ इधर आ जाएं। एक गाय है नबीनगर, उसका गर्मियों में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, उस टेम्परेचर डाउन कैसे हो? टेम्परेचर जो वो काली सफ़ेद गाय है, एचएफ होगी वो। ये गर्मियों में जब टेम्परेचर अपना 40 से जब ऊपर चलता है, उस समय हीट स्ट्रेस आता है। तो वो हीट स्ट्रेस में वो बुखार नहीं है,
जैसे गर्मी हम चल के आए तो 1-2 टेम्परेचर हमारा डिग्री बढ़ जाता है, तो ये हीट स्ट्रेस है उसको गाय को, तो उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। उसका वो जैसे ही गर्मी खत्म होती है बिल्कुल ठीक हो जाती होगी, आप इंजेक्शन कुछ भी लगवा लें। तो फिलहाल जो उसको देना है विटामिन सी, चाहे वो आप कुछ लोग नींबू खिलाते हैं, नहीं तो इंजेक्शन आता है 40-50 रुपए का, और पाउडर आते हैं कुछ बने बनाए, जैसे हम लोग को गर्मी लगती है हम इलेक्ट्रॉल पाउडर पी लेते हैं, तो उसे हीट स्ट्रेस है, कोई बीमारी नहीं है वो। इस बार जब गर्मी पड़े तो उन्हें मेरा नंबर आप दे दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा। सोनू जी, डॉक्टर तन्मय भी आपको कुछ सुझाव देना चाहते हैं। जी सर, बताइए। जैसे कि आप हीट स्ट्रेस का बता रहे हैं, तो हीट स्ट्रेस का डॉक्टर साहब ने बताया कि हो सकता हो कि मैनेजमेंटल इशू हो उसमें, क्योंकि क्या होता है गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर है जो हमारे इधर उत्तर प्रदेश में 42-43 से ऊपर ही निकलता है, ठीक है। और उस वक्त क्या होता है, जानवर अगर नॉर्मल अगर जुगाली भी कर रहा है, ठीक है, अगर एक खूंटे से दूसरे खूंटे पे जा रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बॉडी में हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो बॉडी में हीट जनरेट होती है, तो उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल आप अपने एग्जांपल लो कि अगर हम खाना वगैरह खाते हैं, तो खाना खाती कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग के खाना खाती नहाने नहीं जाना चाहिए। वो क्यों नहीं जाना चाहिए कि खाना खाते तो हमारी बॉडी में एक ऊर्जा बनी होती है, और अगर हम नहाने जाएंगे तो ठंड गर्म हो सकता है। तो वैसे ही वो जानवर के साथ रहता है, तो उसमें क्या होता है, एक रेस्टोबल करके प्रोडक्ट आता है हमारा, रेस्टोबल ये प्रोडक्ट है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा आप सभी को। ये प्रोडक्ट आता है रेस्टोबल, तो ये किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो, जैसे आप बता रहे हो कि गर्मी के टाइम पे, तो उसको हम कहते हैं समर स्ट्रेस। ठंड के टाइम में भी होगा स्ट्रेस, तो उसको विंटर स्ट्रेस। कभी होता है कि प्रोडक्शन स्ट्रेस, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस, मतलब किसी भी प्रकार का जानवर में अगर तनाव आता है, ठीक है, तो आपको केवल रेस्टोबल देना है उसको। 500 ml 1 लीटर में अवेलेबल है। और दूसरा क्या काम करता है, ये जानवर को एक तो स्ट्रेस से निकालता है, प्लस उसका दूध भी बढ़ाता है। और अगर आप जानवर का कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, सिंपल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कि फीवर आ गया, फीवर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जानवर चारा बाट नहीं खा रहा उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या डीवर्मिंग कर रहे हैं, पेट के कीड़ों की दवा दे रहे हैं, तो उसमें आप साथ में अगर ये देते हैं तो ये जानवर की क्या करता है, एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, प्लस जानवर को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस से बाहर निकाल के लाता है और जानवर को वापस सुचारू उसके कार्य काम में लगाता है, ठीक है। तो ये रेस्टोबल है। और एक समस्या थी कि चारा वगैरह नहीं खा रहे हैं, वो बता रहे थे, तो चारा में डॉक्टर साहब ने बताया कि रूचा मैक्स। सबसे पहले तो देखो, एक नॉर्मल बात होती है कि जब मैं बताया ना कि प्रिवेंशन ज़्यादा अच्छी है कि लास्ट ट्रीटमेंट तक हम पहुँचें, तो उससे क्या होता है, अगर आपका जानवर अच्छा चारा वाट खा रहा है, नॉर्मल जुगाली है, सब कुछ नॉर्मल है, तो भी आप अगर उसको वीक में, एक सप्ताह में अगर 2 पुड़िया आप रूचा मैक्स भी दे देते हो, तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल 17-18 रुपये की पुड़िया आती है। 17-18 रुपये की पुड़िया अगर हम जानवर को नॉर्मल एक सप्ताह में 2 भी दे देते हैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं है। नहीं तो क्या होता है, जानवर की जुगाली बंद होती है, चारा बंद होता है, तो कहीं ना कहीं दूध उत्पादन कम होता है। दूध उत्पादन कम होगा तो जानवर में दिक्कत आती है, फिर हम डॉक्टर को बुलाते हैं, वो आता है, ट्रीटमेंट करता है। तो उसमें आप रूचा मैक्स को देनी है, 15 ग्राम की इसकी डोज है, 1 पुड़िया देनी है एक जानवर को। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको लेके जानवर की जीभ पे रगड़ दें। रगड़ते क्या होगा, लार का उत्पादन होगा, और लार उत्पादन जैसे ही होगा, जानवर की जो पाचन क्रिया होती है वो सुचारू रूप से वापस चलने लगेगी। तो ये होता है रूचा मैक्स का काम। और अगर किसी भी प्रकार का तनाव आता है जानवर में, या जानवर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, या कुछ भी होता है, तो आप उसको रेस्टोबल आप दीजिए। तो ये 2 प्रोडक्ट जो आपकी समस्या थी उनको सूट करते हैं। बाकी और कोई समस्या आती है तो बताइए। जी, कोई और समस्या अगर आप लोग पूछना चाहते हैं, कोई समस्या हो तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आप लोगों से जो है वो 5 सवाल पूछा जाएगा, और जिनको भी सही जवाब आता होगा आपको हाथ खड़ा करना है, और उसका सही जवाब आप दीजिएगा। आयुर्वेद लिमिटेड की तरफ से कुछ इनाम दिया जाएगा। तो पहला सवाल मैं डॉक्टर तन्मय आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बताएं कि पहला सवाल क्या है। मेरा पहला सवाल आज का यही होगा कि आज जो कंपनी यहाँ पे आई है उस कंपनी का नाम क्या है? हाथ खड़ा करना है आपको। ये जिस कंपनी से, उनका नाम क्या है? कंपनी का नाम? हाँ आयुर्वेद। जी, जय। गुड। ये रूचा मैक्स है ना, अगर पशु को अगर भूख वगैरह ना लगे तो उसमें आप दीजिए, ठीक है। चलिए ओके।
अगर पशु ने बच्चा दिया है और उसके बाद जेर अटकने की समस्या आ रही है तो कौन सा प्रोडक्ट हमको उसको देना चाहिए? अभी बताया था जस्ट अभी। जी, अभी सर ने बताया था लाल कलर का जो था वो बॉटल था, दिखाया था इन्होंने, किताब में दिखाया था। जी, अभी सर ने बताया था लाल कलर का जो था वो बॉटल था, दिखाया था इन्होंने, इसमें दिखाया था, किताब में दिखाया था। जी 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 ना, बताइए। एग्जाम बिल्कुल सही, आ जाइए बाबू जी। आपका नाम? ब्रिजराज सिंह। जी, जवाब? इसका जो आयुर्वेद वाला जो बताया है एक्जापार। जी, धन्यवाद सर। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा। तीसरा सवाल ये है, कॉमन है, वो भी इसमें से है। अगर जो आपके जानवर को थनैला हो जाए, सब क्लिनिकल थनैला, तो क्या लगाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट? थनैला हो जाए तो कौन सा? सर आप ही देंगे। मेस्टिलेट। जी सर, जाइए। चौथा सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है। अगर जानवर तनाव की अवस्था में हो और जानवर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए तो क्या देना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए? हाँ जी जी सर, आप खड़े हो जाइए। सर आपका नाम? अमित कुमार। जवाब क्या है? रोस्टावल। रेस्टोबल। आ जाइए। आखिरी सवाल है। वो 3 बीमारियों के नाम बताए जिनका हम लोग टीकाकरण करते हैं, तो उनमें से आप एक बीमारी का नाम बता दीजिए जो अभी आपके यहाँ टीका लगा था। आपका नाम? आरेंद्र सिंह। और आप? जवाब? रुचा मैक्स। सर आपका नाम? योगिंदर सिंह है जी। और जवाब? जवाब खुरपका मुहपक। और एक चीज मैं एक लास्ट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अभी जैसे ठंड का टाइम स्टार्ट हो गया और कॉमन समस्या आने वाली है, जैसे निमोनिया की आती है, ठीक है, और नाक बहना, जानवर की नाक बहना, धांसी लगना, धांस आना, तो ये कॉमन है। अब ठंड के साथ ये समस्या अब जानवर में स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए एक हमारा आता है बोविटस करके प्रोडक्ट आता है। जैसे इंसानों का कफ सिरप होता है वैसे ही जानवरों का कफ सिरप है बोविटस, बहुत पॉली हर्बल है। ये है, इस पैकिंग में आता है बोविटस करके। अगर आपके जानवर को निमोनिया की समस्या है, ठीक है, नाक बह रही है, धांसी आ रही है, किसी भी टाइप की समस्या आती है, श्वास संबंधी समस्या आती है, तो आप उसको बोविटस पिलाइए। तो जो भी विजेता रहे आप सभी को मुबारक हो। और मैं इसी के साथ डॉक्टर तन्मय सिंह जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने ये सारी जानकारी हमें दिया। साथ ही में पशुपालन विभाग से जो पशुपालन अधिकारी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में रहे हैं, डॉक्टर सौरभ यादव जी, सर मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में। और सबसे बड़ा धन्यवाद यहाँ मौजूद सभी पशुपालक भाइयों का मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों यहाँ पे आए और ये आपने सुना, और साथ में जो इस कार्यक्रम में का आयोजन करने में जिन्होंने हमारी मदद की, सोनू शर्मा जी यहीं के प्रगतिशील किसान हैं, मैं सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। तो फिलहाल जो है वो आज के पशुपालक चौपाल में हमने चर्चा किया कि किस तरीके से किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, डेयरी व्यवसाय को आप मुनाफेमंद जो है वो बना सकते हैं, और कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो कि उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में पशुपालकों के लिए हैं। तो इसके बारे में हमने आज के इस चौपाल में आप लोगों को बताया। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ भी हम पशु चौपाल, पशुपालक चौपाल लगाएं, तो आप अपना डिटेल जो है वो ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953218363 या फिर 9540300003। इसी के अलावा अगर पशुपालन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप इसी नंबर पे अपना सवाल भेज सकते हैं। फिलहाल आज के इस चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।